हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस जो आपके 2022 के अंदर डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ के अंदर कवर कर रहे हैं। ये सीरीज़ आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप फ्यूचर में अभी 1-2 महीने 3 महीने के अंदर, या कह लीजिए आप इस साल के अंत तक जो परीक्षाएं देंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैंने देखे हैं रिपीटेड रहते हैं। मतलब हरियाणा के क्वेश्चंस जो है वो आपको यूपी में पूछे जाते हैं, यूपी के क्वेश्चंस आपको बिहार में पूछे जाते हैं, वेस्ट बंगाल के क्वेश्चंस जो है वो एमपी में आते हैं, एमपी के क्वेश्चंस वेस्ट बंगाल में, फिर उधर उड़ीसा में एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ पर मतलब हर जगह ये रिपीटेड क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिस भी स्टेट का दे रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए। तो हमने अभी तक 9 सेट्स कर लिए हैं, बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था बट हम कंटिन्यू कर रहे हैं वापस से। सेट नंबर 10 है हमारा ये वाला, जिसके अंदर हम कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो उस वीडियो शुरू करने से पहले जो भी कैंडिडेट्स नए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो पूरा लाइक देखें और अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। आई थिंक रेड इज़ बेटर, आई होप सो। ठीक है, ये कलर, जस्ट अ मिनट, ये कलर आके ओके ठीक है, दिस इज ओके। स्पीड ऑफ द लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। देखिए स्पीड ऑफ द लाइट के बारे में पूछा गया है, वो मिनिमम होती है पासिंग थ्रू वेयर। ठीक है, तो देखिए अगर जो हम बात करें स्पीड ऑफ द लाइट की, इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले। तो स्पीड ऑफ द लाइट जो होता है, स्पीड ऑफ द लाइट वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, आर आई। ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं इसे। स्पीड ऑफ द लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो एक रिलेशन होता है, ये भी कई बार न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा। R1/R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M2/M1। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो से रिलेटेड है। तो कभी अगर जो कोई ऐसा छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर अगर जो हम बात करें यहाँ पर स्पीड जो है, स्पीड ये आपको मिनिमम मिलेगी किसके अंदर? मिनिमम मिलेगी स्पीड ऑफ द लाइट की हम बात कर रहे हैं, इसी हम लाइट के केस की बात कर रहे हैं। लाइट के अंदर स्पीड मिनिमम आपको देखने को मिलती है सॉलिड में। सॉलिड बॉडी, कोई भी सॉलिड बॉडी है, उसके वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट में लाइट को ट्रांसफ़र होने में बहुत मतलब मिनिमम ट्रांसफ़र होती है, या कह लीजिए कि नामात्र होती है। ठीक है, और मैक्सिमम जो लाइट की स्पीड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, मैक्सिमम वो किस में देखने को मिलेगी? वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम के अंदर दो चीज़ें ध्यान रखनी है, मिनिमम आपको मिलेगी स्पीड लाइट की इन द सॉलिड बॉडी, और वैक्यूम के अंदर मैक्सिमम मिलेगी। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट विल बी द मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। मिनिमम कहाँ होगी, है ना? तो मिनिमम होगी, एक मिनट, स्पीड ऑफ लाइट की जब हम बात कर रहे हैं, मिनिमम हो रही है आपकी वेयर? इन दी सॉलिड। सॉलिड का मतलब वैक्यूम सॉलिड नहीं है यहाँ पे, एयर सॉलिड नहीं है, वाटर सॉलिड नहीं है, यहाँ पर सॉलिड क्या है? ग्लास, मतलब कांच। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके अगर जो हम उसकी बात करें एक क्रोनोलॉजी की, या फिर आप बात करें कि कौन कौन सबसे ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं वैक्यूम सबसे ऊपर, इसके बाद आता है एयर का नंबर, एयर के बाद आपकी आती है लिक्विड, और लिक्विड के बाद लास्ट में आता है सॉलिड बॉडी। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से असेंडिंग ऑर्डर, या आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा स्पीड ऑफ द लाइट आपका क्या रहता है। ठीक है, ये तो बात हो गई लाइट की। एक टर्म होता है आपका साउंड के साथ में भी रिलेशन रहता है, ये तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ये। साउंड के लिए मैं थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट रहे। आई थिंक ग्रीन कलर लेते हैं। चलिए साउंड के बारे में जब हम बात करते हैं तो साउंड के लिए मैक्सिमम और मिनिमम देखते हैं। मैक्सिमम कहाँ पर आपको साउंड देखने को मिलेगा? इन द सॉलिड बॉडी। देखिए स्पीड आपको मिनिमम मिल रही थी सॉलिड में, बट साउंड के टर्म में मैक्सिमम स्पीड मिलेगी सॉलिड में, और मिनिमम स्पीड मिलेगी कहाँ पर? दैट इज इन गैसियस केसेस में, गैसेस के केसेस में। ठीक है, गैसेस के केसेस में, या फिर आप एयर के केसेस में आप कह सकते हैं। ठीक है, इसकी अगर जो हम इस तरीके से बात करें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज़्यादा आपको सॉलिड में मिलेगा। साउंड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सॉलिड, फिर लिक्विड, एंड देन लास्ट में गैसेस। ठीक है,
अब सॉलिड लिक्विड गैस तो हो गया, वैक्यूम कहाँ गया भाई? यहाँ पर तो एक वैक्यूम भी था ना स्पीड के केस में, बट वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम जो होता है, एक आपने स्टेटमेंट पढ़ी होगी, वैक्यूम के अंदर जो है लाइट ट्रेवल नहीं, साउंड जो है बेसिकली वो ट्रेवल नहीं करता है, ठीक है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, बिकॉज साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक कहते हैं ना, एक स्टेटमेंट आपने बहुत अच्छे से याद होगी कि साउंड वेव्स नीड सम मटेरियल टू प्रोपोगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए साउंड को क्या है, कुछ मटेरियल चाहिए, मतलब कुछ मटेरियल आपको चाहिए, कंटेंट, ठीक है। बट वैक्यूम में क्या है, कोई मटेरियल नहीं होता, मटेरियल नहीं होता, तो यहाँ पर साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं करती है, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, मतलब करेक्ट ये वाला वैक्यूम पार्ट नहीं आएगा। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है, साउंड की और स्पीड की। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो था आपका वो है ग्लास, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको चेंज करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए सिंपल सी चीज़ें हैं, दो चीज़ें होती हैं आपकी, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी की और वेक्टर क्वांटिटी की, तो जो स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। और इसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होंगी, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है, सभी को पता ही होगा मोस्टली। एग्जांपल्स की बात करें तो स्केलर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मास आता है आपका, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली, और स्पीड, और आपका एनर्जी, डिस्टेंस, ठीक है। देखिए डिस्टेंस की बात करें ना, इसको आप वेक्टर समझ सकते हैं, बट देखिए डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में होगा, बट इसमें कोई डायरेक्शन नहीं पता है ना, कि नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में, किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन नहीं है, डिस्टेंस है, 2 पॉइंट के बीच में, दो दो पॉइंट, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, या 15 मीटर का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है, बट किस डायरेक्शन में ये नहीं पता है ना, ये इधर को भी हो सकता है, इधर को भी हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी जो है आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में अगर जो हम बात करें, तो जैसे कि आपका होता है डिस्प्लेसमेंट, एक है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंड आपका होता है वेट, वजन, टॉर्क, ठीक है, या फोर्स कह लीजिए, मोमेंटम, एसेलरेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं आपकी वेक्टर क्वांटिटी के, मतलब इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ईस्ट में लग रहा है, नॉर्थ में लग रहा है, या इधर लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये भी चीज़ें हैं, दोनों रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पहला टर्म है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पूछा है नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी कहाँ पर आ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आ रहा है। टॉर्क आपका वेक्टर में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आ रहा है, स्पीड, स्पीड कहाँ था, यहाँ था, ये रहा ना स्पीड, तो स्पीड है आपका स्केलर क्वांटिटी, ये है आपकी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए स्पीड को कैसे, जैसे आप बोलते हैं ना कि मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है या चल रही है, जो भी है, ठीक है। तो ये जो स्पीड है, मतलब किस डायरेक्शन में है ये नहीं बताया, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिया है ना। मीटर पर सेकंड डज नॉट शोज द डायरेक्शन, इट शोज द ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। तो इसलिए स्पीड जो है आपका स्केलर क्वांटिटी के अंदर आता है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ा सा, हाँ ठीक है, चलिए। इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ है आपकी, अर्थ की स्पिनिंग स्पीड अगर जो बढ़ जाती है, मतलब ये आपकी अर्थ है, इसको आप ऐसे सेंट्रल लाइन आप कर लीजिए, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। ये क्या उसी डायरेक्शन हो गई, इसको थोड़ा रब करके मैं फिर से बनाता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए ये है आपकी अर्थ, इसको आप ये एक्सिस ले लीजिए, ये एक्सिस पे ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक। तो जब ये मूव कर रही है, इसकी स्पिनिंग स्पीड बढ़ गई, मतलब घूमने की जो क्षमता है, जो एक रोटेशन लेती है अर्थ, कितना टाइम लेती है, ये लेती है अर्थ आपकी 24 आवर्स, 24 आवर का एक रोटेशन, 24 आवर का एक रोटेशन कंप्लीट करने में है, कंप्लीट करने में उसको लगते हैं। तो उस ये स्पीड जो है उसने बढ़ा दी, मतलब उसको अब पूरा रोटेशन करने में मान लीजिए 18 घंटे लग रहे हैं, या 12 घंटे में ये पूरा रोटेशन कंप्लीट कर रही है, तो मतलब आपने क्या किया, उसकी स्पीड बढ़ा दी। तो कोई भी बॉडी जो है, मतलब ये इक्वेटर है इसका, दिस इज 0 डिग्री,
0 डिग्री, इक्वेटर है, ठीक है। अब इस इक्वेटर से कोई बॉडी है, जब ये मूव कर रही है तो स्पीड बढ़ा दी तो उसके वेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, जब इसको आप इस तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे आपने एक लकड़ी ली यहाँ पर सपोज, ठीक है, यहाँ पर एक रस्सी बांधी, थ्रेड बांधी, और यहाँ पर इस थ्रेड में क्या अटैच कर दिया आपने, अटैच कर दिया एक पत्थर अटैच कर दिया, या कोई भी हैवी, थोड़ा सा लिटिल हैवी ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया। उसको जब आप रोटेट करा रहे हैं, इनिशियली आपको क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, आपको ऐसा फील होगा कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है आपको रोटेशन के लिए। बट जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, जो आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है इस चीज़ को मूव कराने के लिए, मतलब ये इस तरीके से मूव करेगी ना ये, तो ये जो मूव करने में जो एनर्जी लग रही है वो आपको फील होगा बहुत कम होगी। मतलब एक हल्का सा आपने मूवमेंट दिया, हाथों को जर्क दिया, हल्का सा पुश दिया, तो ये जो ऑब्जेक्ट था ये पूरा रोटेशन फटाफट कंप्लीट कर लेता है। मतलब यहाँ क्या हुआ, इस मूवमेंट में जब इसका एक्सेलरेशन बढ़ गया, ठीक है, इसकी स्पिनिंग स्पीड बढ़ गई, तो उसके क्या हुआ, ये जो वेट था यहाँ पे, वो वेट आपको क्या हो जाता है, वेट जो है आपको कम फील होता है। मतलब जो वजन है, मतलब आपका ये अगर जो 1 kg का वेट था, तो आपको फील होगा शायद ये 100 ग्राम के आसपास का वेट है, या आधा किलो, मतलब एक अप्रॉक्सीमेटली समझने के लिए कि आधा किलो का वेट है। जो 1 किलो का वेट है वो आपका रिड्यूस हो जाता है ½ kg के अराउंड में, समझने के लिए सिर्फ मैं इसको बोल रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं होता, बट एक रफली आप समझ सकते हैं कि भाई जो वेट है उससे रिड्यूस हो गया, भाई 1 किलो का आइटम था, वेट था, तो वो आधा किलो का हो गया जब आप उसको स्पीडली स्पिन कराते हैं। तो वही चीज़ होती है कि इक्वेटर पे कोई ऑब्जेक्ट है, जब वो मूव कर रहा है स्पिनिंग स्पीड बढ़ जाएगी, तो स्पीड बढ़ने से क्या होगा, जो वेट होगा इक्वेटर पर जिस बॉडी का, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। हु इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड, स्पीड को डिफाइन करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, वो थे गैलीलियो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। स्पीड को डिफाइन करने वाले व्यक्ति कौन थे, गैलीलियो थे, ठीक है, सबसे पहले जिन्होंने डिफाइन किया था। अब देखिए, गैलीलियो थे, ठीक। और यहाँ पर जो न्यूटन है, न्यूटन ने किसके बारे में बताया था, ग्रेविटी के बारे में बताया था, ठीक है। स्पीड के बारे में तो भाई गैलीलियो हो गए। और यहाँ पर जो केपलर है, केपलर केपलर ने बेसिकली किसके बारे में बात करी थी, प्लानिटरी मोशन के बारे में बताया था, ठीक है, प्लानिटरी मोशन। और इन्होंने कहा था कि दो टाइप, मतलब दो कॉन्सेप्ट दिए थे बेसिकली प्लानिट मोशन से रिलेटेड। तो पहला कॉन्सेप्ट ये था कि प्लैनेट जो मूव करते हैं वो इलिप्टिकल पाथ में, मतलब इलिप्टिकल पाथ मतलब ये इस तरीके से अंडे आकार में जो प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं, और उसका जो सेंटर है, मतलब फोकस पॉइंट है, वो है सन। बीच में सन है, जो हम सोलर सिस्टम पढ़ते आए हैं, तो ये सेंटर में सन है, बाकी चारों तरफ ये जितने भी प्लैनेट्स हैं उसके चारों तरफ घूमते हैं इन इलिप्टिकल पाथ। जैसे इलिप्टिकल मतलब अंडे के आकार में, जैसे अंडा होता है ना, बीच में थोड़ा सा मोटा होता है, फिर जाके कॉर्नर्स पे थोड़ा सा बन जाता है, तो उस टाइप में घूमते हैं। एक तो बात ये कही थी इन्होंने, किसने कही थी, केपलर ने। इनकी दो बेसिकली प्लानिटरी मोशन के कॉन्सेप्ट हैं। दूसरा ये कहता है कि प्लैनेट कवर करता है सेम एरिया, ठीक है, एरिया स्पेस के अंदर, और सेम अमाउंट विद द टाइम विद नो ऑर्बिट, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी रिलेटेड विद द कैपलर्स। और यहाँ पर एक चीज़ और कही केपलर ने कि प्लैनेट जो है वो ऑर्बिट करेंगे फॉर द पीरियड, मतलब जितना भी पीरियड होगा ये प्लैनेट को ऑर्बिट करने का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइज ऑफ इट्स ऑर्बिट, साइज ऑफ ऑर्बिट, जो ऑर्बिट का साइज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या चीज़, टाइम पीरियड। देखिए, मतलब जो कोई प्लैनेट है यहाँ पर है, यहाँ से ये रोटेट किएगा, घूम कर आएगा, वापस आएगा, तो ये जो टाइम पीरियड लगेगा ना, वो उसके साइज ऑफ ऑर्बिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी बड़ी साइज होगी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब जैसे अगर जो हम बात करें ना, अर्थ को टाइम कितना लगता है, 365 दिन, ठीक है। और जो आपके पीछे वाले प्लैनेट्स हैं, जुपिटर वगैरह हैं, इनको कई कई साल लग जाते हैं। मतलब हमें तो, हम काउंट करते हैं इनको 1 साल लगा, बट जो जुपिटर है उसको 27 साल लग जाते हैं, फिर 16 साल लग जाते हैं, मतलब एक लंबा समय लग जाता है। क्यों, क्योंकि उनका जो ऑर्बिट है वो क्या है, ऑर्बिट का साइज बड़ा है। ये वाली चीज़ भी किसने कही थी, केपलर ने ही कही थी, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी केपलर से रिलेटेड। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गैलीलियो ने बताया था, गैलीलियो ने स्पीड के बारे में, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लॉ इन विच अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब ये जो डेफिनेशन है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, देखिए समझ लीजिए, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर और यहाँ पर क्या है, प्रेशर, इसको क्या कर दिया गया,
सेम कंडीशन, मतलब ये चीज़ें हो गई हैं कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। अब इक्वल्स टू द, ये जो कांस्टेंट हो गया, साथ में क्या होगा, इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो स्टेटमेंट है, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये किस लॉ के तहत दिया गया है, ठीक है, तो वो लॉ है आपका, दैट इज एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। एवोगैड्रो लॉ में ये कहा गया है कि टेम्परेचर और प्रेशर अगर जो सेम कंडीशन पर हैं, ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जो भी गैसेस उसके अंदर होंगी, वो क्या कंटेन करेंगी, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो करेंगी इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उनके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये है एवोगैड्रो नंबर के बारे में। यहाँ पर अगर जो हम बात करें दैट इज पास्कल्स लॉ के बारे में, ठीक है, पास्कल्स लॉ कहता है कि प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया का जो ये फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन एरिया, ये पास्कल्स ने ही दिया था, ठीक है। ग्राहम्स लॉ की जब हम बात करते हैं तो ग्राहम्स लॉ कहता है कि रेट ऑफ इफ्यूजन, देखिए रेट ऑफ इफ्यूजन के बारे में इसे यहाँ लिखते हैं, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ अ गैस के रेट ऑफ इफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स के जो मोलर मास है उसके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ द गैस। ये चीज कही है ग्राहम्स लॉ के अंदर। दिख रही है, मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ कि क्या चीज है उसके अंदर, तो कभी अगर जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए तो मतलब थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा, ठीक है, ये चीज रहती है। और एक होता है यहाँ पर लिखा हुआ है कॉरोलिस इफेक्ट। तो कॉरोलिस इफेक्ट क्या होता है, देखिए ये आपका अर्थ है, कॉरोलिस इफेक्ट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 4 है जो, तो इसमें ये इक्वेटर है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपकी एक सेंट्रल लाइन एक्सिस जब बना ली हमने, और ये एक रोटेशन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, अर्थ का रोटेशन चल रहा है यहाँ पर। अब एयर को जो मूवमेंट होगा हेमिस्फेयर में, मतलब ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है, ऊपर का नॉर्थ हेमिस्फेयर है, ये साउथ हेमिस्फेयर है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जिन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर जो एयर का मूवमेंट होगा वो इस तरीके से होगा, यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो इस तरीके से होगा। तो इस तरीके का जो मूवमेंट ऑफ एयर है इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर या उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो मूवमेंट ऑफ एयर है, उसके बारे में जो उसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, तो उसके बारे में बात करी गई है कोरियोलिस इफेक्ट के अंदर, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ विंड्स के बारे में कह लीजिए, या फिर एयर मूवमेंट के बारे में यहाँ पर बात कही गई है, किसके बारे में, एयर मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में यहाँ पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको नाम सुनते ही सबसे पहले कहाँ पहुंच जाओगे, दैट इज अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास। अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक फेमस इक्वेशन है जिसे कहते हैं E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, ठीक है, तो इसके बारे में तो पता ही होगा। और यहाँ पर देखिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो हो गई अल्बर्ट आइंस्टाइन से। एक इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, इवोल्यूशन बाय बेसिकली इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था, दिस इज गिवन बाय द चार्ल्स डार्विन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या इवोल्यूशन जो नेचुरली होता है, इवॉल्व होते हैं ह्यूमन बींग्स, उन सब के बारे में जो बात कही गई थी वो किसने कही थी, चार्ल्स डार्विन ने। आइजैक न्यूटन के बारे में सभी लोग जानते हैं। और यहाँ पर जो स्टीफन हॉकिंग्स है, इन्होंने ब्लैक होल रेडिएशन के बारे में बात करी थी। किसके बारे में, ब्लैक होल रेडिएशन के बारे में बात करी थी, जो कि डिटेक्ट किया जाता है विद द स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके लिए, ठीक है। और मैरी क्यूरी जो है, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी, ये दो नाम हैं जो कि रेडियम की डिस्कवरी से रिलेटेड है। रेडियम को डिस्कवर करने वाले ये लोग थे, मैडम क्यूरी एंड पेरी क्यूरी, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि भाई ये जो बचपन के टाइम पर जो है थोड़ा सा मंद बुद्धि के व्यक्ति थे, मतलब उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, बट आफ्टर सम टाइम्स अपने काम में डेडिकेटेड रहने के बाद आज उनको सभी लोग जानते हैं। तो इसलिए जब कभी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, क्या क्या चीज़ें रही हैं उनके साथ में, ज़रूर पढ़ा करें, जाना करें। तो उससे क्या है, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन साथ में मिलता रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन अलॉन्ग द कंडक्टर, कोई कंडक्टर है उसके अलॉन्ग जो टेम्परेचर वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, तो पोटेंशियल वेरिएशन अकर्स अलॉन्ग इट। देखिए टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है कंडक्टर के अंदर, मतलब एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, इसके अंदर टेम्परेचर वेरिएशन है, मतलब यहाँ पर अगर जो मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 70 डिग्री सेल्सियस है, तो ये टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है वोल्ट मीटर से जो मापते हैं उसके अलॉन्ग होगा। तो इस फेनोमेना को क्या कहा जाता है, इस फेनोमेना को कहा जाता है सॉरी सीडबैक इफेक्ट नहीं होता यहाँ पे, सॉरी दिस इज नॉट करेक्ट, सीडबैक इफेक्ट नहीं, दिस इज कॉल्ड एज अ थॉमसन इफेक्ट, इसे कहा जाता है थॉमसन इफेक्ट, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लें, दिस इज कॉल्ड एज अ थॉमसन इफेक्ट, ठीक है। अब सीडबैक इफेक्ट जो मैंने बोल दिया इसे गलती से, तो इसका क्या होता है कि इसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है बिटवीन टू थर्मल या थर्मोकपल्स, बेसिकली दो थर्मोकपल्स हैं, उनके बीच में जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से मतलब बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, देखिए जो हम बात कर रहे थे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, वहाँ होगा थर्मोकपल जो है, थर्मोकपलिंग जनरेट होगा, एक तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने की बात करेगा यहाँ पर, तो वो होता है सीबैक इफेक्ट के अंदर। और फिर ये है पेटियर इफेक्ट जो होता है, पेटियर इफेक्ट जो है ये रिवर्स प्रोसेस है सीबैक इफेक्ट का। ज्यूल्स इफेक्ट जो होता है, ज्यूल्स इफेक्ट इज रिलेटेड विद द कूलिंग ऑफ गैस, जो गैस होती है उसको ठंडा करना है, विद द एक्सपेंशन फ्रीली, मतलब उसको आप फ्रीली इन्वायरमेंट में छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर वो ठंडी हो जाएगी गैस, तो उसके बारे में बात करता है ज्यूल्स इफेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थॉमसन इफेक्ट। ओके चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन ये वाला, तो यहाँ पूछा गया है इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। देखिए थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, करंट अफेयर का है, आया हुआ है इसी साल का है, ऐसा नहीं कि 2021 का है तो भाई 2021 में पूछा होगा, ये 2022 का ही अंदर का पेपर है, ठीक है, उसमें पूछा गया है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसे शॉर्ट में GII कहते हैं, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 का रैंकिंग क्या है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा 46, 2021 में 46 रैंक थी, बट हम बात करेंगे 2022 की, 2022 में ये रैंक हो गई है 40 रैंक, हमने 6 पायदान ऊपर आ गए हैं, 40th रैंक है। और इसको इशू कौन करता है, इशू करने वाला है WIPO। WIPO क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इशू करता है बेसिकली ये रैंकिंग, और ये रैंकिंग ली जाती है लगभग 132 कंट्रीज़ के बीच में, इसको मेज़र किया जाता है, और उसको मेज़र करने के लिए 7 पॉइंट फार्मूला है, या 7 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर बेसिकली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की जो है वो रिपोर्ट आती है। वो पॉइंट्स हैं जैसे कि आपका इंस्टीट्यूशन, देश में इंस्टीट्यूशंस की स्थिति क्या है, ह्यूमन कैपिटल या रिसर्च के बारे में क्या चल रहा है वहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ का, और मार्केट सोफिस्टिकेशन कैसा है, बिजनेस सोफिस्टिकेशन कैसा है, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट कैसा है, या क्रिएटिव आउटपुट कैसा है। देखिए ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ, पूरा लिख नहीं रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा लिखने में। तो ये 7 पॉइंट्स हैं, इन 7 पैरामीटर्स के ऊपर जो है WIPO अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के रूप में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई 22 की, और 21 के बारे में अगर जो हम और बात करें तो 21 के अंदर 2021 के अंदर 46 रैंक तो इंडिया की थी। फर्स्ट 5 1 2 3 कौन था भाई, सबसे पहले था स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड के बाद था स्वीडन, सेकंड पोजीशन पे US था, फिर UK था, ठीक है। और 2022 के अंदर 2022 के अंदर भी स्विट्ज़रलैंड सबसे ऊपर है, फिर US है, स्वीडन है एंड UK, मतलब यही 4 कंट्रीज़ हैं आगे पीछे घूम रही हैं, तो यही 1 2 4 में आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस बार की रैंक है 40, इस बार की रैंक कितनी है 40, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसका नया नाम रखा गया है क्या, तो इसका नाम रखा गया है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये जो नाम चेंज हुआ था ये हुआ था 2011 के अंदर, पुराना है क्वेश्चन बट दिस बिकम द स्टैटिक। देखिए कई बार ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो उस टाइम पर तो करंट अफेयर होता है बट बाद में जाके वो स्टैटिक जीके का हिस्सा बन जाता है, तो ये भी वही चीज़ हो गई है। इस स्कीम के तहत जो होता है, जो भी फंडिंग या पैसा लगेगा इस स्कीम के तहत, वो
स्टेट और सेंटर में 75 मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 75% देगी उसका और 25% हिस्सा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपना डालेगी। और ये जो स्कीम है ये शुरू हुई थी 1991 के अंदर, ठीक है। मतलब मोर स्पेसिफिकली बात करें अप्रैल 1 1991 को ये चीज़ होती है। और ये क्यों बनाई गई स्कीम? ये बनाई गई थी ग्रामीण लोगों, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए थ्रू द सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG आपने वर्ड सुना होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कि वो लोग अपना खुद का कोई छोटा सा काम धंधा या जो उस एरिया के अंदर कोई कारीगरी चलती है तो उसके थ्रू अपना जीवन यापन कर सके, अपनी ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली बनाई गई थी। यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है मनरेगा, इसका नाम था नरेगा पहले से, फिर बाद में इसे ऐड कर दिया गया मनरेगा। मनरेगा क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में ये नाम चेंज हुआ था, मनरेगा से मनरेगा बन गया था, पहले था नरेगा, ठीक है। तो ये वो वाली स्कीम है जिसके बारे में आपने सबको पता होगा मोस्टली, कि 100 डेज का जो वर्क प्रोफाइल है रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में हर व्यक्ति को, मतलब जो काम करने का इच्छुक है उसको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। तो रोजगार ऐसा नहीं कि भाई कलेक्टर बना दिया जाएगा, बट जो भी मान लीजिए कोई वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो वहाँ पर उसको वर्क दिया जाएगा, जो डेली वेजेस रहते हैं वो मिलेंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती थी, ठीक है, मनरेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी मिंट्स, यहाँ पर पूछा मिंट मतलब होगा कॉइन, मिंट का मतलब होता है सिक्के, ठीक है। कितनी ये भारत में ऐसी जगह है जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं और वो कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। देखिए भारत के अंदर, दुनिया में हर जगह मोस्टली कह लीजिए, दो तरीके की करेंसी चलती है। एक होती है कॉइन्स के फॉर्म में, एक होती है नोट्स के फॉर्म में। मतलब जो जैसे कॉइन्स की हम बात करें तो 1 रुपए का, 2 का, 5 का, 10 का और 20 का भी मैंने कहीं कहीं सुना है, कि मैंने देखा नहीं अभी तक कि भाई 20 का कोई कॉइन है, बट मैंने सुना है कि भाई लोगों के पास है, किसी किसी के पास 20 रुपए का कॉइन। बट मोस्टली ये वाले कॉइन्स आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर। उससे पहले 25 पैसे का और 50 पैसे का कॉइन भी चला करता था, 10 पैसे का, 2 पैसे का, 5 पैसे का, 1 पैसे का। तो ये कॉइन्स भी हुआ करते थे एक ज़माने में, बट दे आर ऑल दीज आर आउट, ठीक है। अब ये अब नहीं एग्जिस्ट करते, बट हाँ म्यूजियम में भी मिल जाएंगे और आपके पेरेंट्स के पास भी हो सकता है कि कुछ कॉइन्स का कलेक्शन ऐसा पड़ा हुआ हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। और नोट्स में तो आपको पता ही है, 1 रुपए का भी नोट है, 2 का भी है, 5 का भी है, इंडिया की हम बात करें विद इंडियन कॉन्टेक्स्ट। 5 के बाद 10 का है, 20 है, 50 है, 100 है, 200 है और 500 के नोट है। मतलब ये करेंसी नोट्स हमारे देश में अभी चल रहे हैं एट प्रेजेंट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 1 रुपए का करेंसी नोट होता है, करेंसी नोट ऑफ 1 रुपीज़, इसके ऊपर किसके सिग्नेचर होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के, फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके बेसिकली सिग्नेचर होते हैं 1 रुपए के नोट पे। बाकी जितने भी ये 2 से 500 तक के जितने भी नोट हैं, इन सब के ऊपर गवर्नर, ठीक है, कौन सा गवर्नर? आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का जो गवर्नर होता है, ठीक है, उसके सिग्नेचर होते हैं। और एट प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर कौन है? अमिताभ कांत, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पे आते हैं घूम के वापस, सारी कहानी के बाद, कॉइन्स कहाँ कहाँ बनते हैं। तो कॉइन्स जो हैं ये 4 जगह बनते हैं देश के अंदर। एक है मुंबई, मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। दूसरा है आपका अलीपुर, अलीपुर ये है आपका कोलकाता के अंदर, कोलकाता के अंदर मतलब वेस्ट बंगाल बेसिकली। थर्ड है आपका सैफा, सैफाबाद, और ये सैफाबाद कहाँ पर है? दिस इज इन हैदराबाद और इन तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना स्टेट। और जो चौथी जगह है दैट इज इन नोएडा, नोएडा कहाँ पर है? दैट इज इन यूपी, ठीक है। तो ये 4 जगह भारत के अंदर कॉइन्स बनते हैं, प्रिंट होते हैं, छपते हैं, बनाए जाते हैं। और ये सारी चीज़ें किसकी देखरेख में होती हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के अंतर्गत होती है। साथ साथ ये तो कॉइन की बात हो गई। अगर जो हम नोट्स की बात करें तो नोट्स की छपाई कहाँ कहाँ होती है? एक तो नासिक के अंदर होती है, और एक है देवास के अंदर होती है, मैसूर के अंदर होती है, और सलबाई सलबोनी, सलबोनाई, ठीक है। तो ये 4 जगह की नोट्स की करेंसी की प्रिंटिंग भी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन है 4, है ना, 4 जगह होती है, हैदराबाद, नोएडा, मुंबई, कोलकाता, यही चीज़ हमने बात करी थी अभी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट सॉरी 5 ईयर प्लान प्रोसेस भारत के अंदर डिसकंटिन्यू हो गए। देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो 1951 में पहला 5 ईयर प्लान आया था, और ये 1951 से लेके 1956 तक चला था फर्स्ट 5 ईयर प्लान,
ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें रही थी। फर्स्ट 5 ईयर के प्लान की बात करें तो इस टाइम पर जो भारत का एक बहुत बड़ा डैम है भाखरा नंगल डैम, वो बना था। और भारत के जो आईआईटीज़ हैं, 5 आईआईटीज़, 5 महत्वपूर्ण जो आईआईटीज़ हैं बड़े बड़े, वो बने थे उस टाइम पर। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड 5 ईयर प्लान आता है 1956 का टू 61, इसकी जो अध्यक्षता थी, बेसिकली इसको ड्राफ्ट किया था। ड्राफ्ट करने वाले का नाम कई बार पूछा जाता है, वो है MC महानलोबिस। महानलोबिस, ठीक है, ये इन्होंने ड्राफ्ट किया था बेसिकली जो सेकंड 5 ईयर प्लान था। इसके अंदर इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियलाइजेशन, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या अगर जो और इकोनॉमिक टर्म में हम बात करें तो जो सेकेंडरी सेक्शन होता है, मतलब 3 टाइप की इकोनॉमी सेक्टर्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी में मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, सेकेंडरी में आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वाला पार्ट रहता है, टर्शरी में सर्विस सेक्टर रहता है। तो मतलब सेकेंडरी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जोर देखने को मिलता है आपका जो सेकेंड 5 ईयर प्लान और थर्ड 5 ईयर प्लान के अराउंड मोटा मोटा। ठीक है, बट क्वेश्चन में ये था, ये सब चीज़ें नहीं थी, बट इंपॉर्टेंट थी, मैंने बता दी आपको। क्वेश्चन में पूछा है कि 5 वर्षीय जो योजना है वो किस पंचवर्षीय योजना के बाद समाप्त कर दी गई, खत्म कर दी गई, अबॉलिश कर दी गई, ये पूछा है। तो इसकी जो ये लास्ट वाला था आपका, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। ये कब से कब तक थी? 2012 से 17 तक थी ये। ठीक है, 12 से 17, और उसके बाद से फिर कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई है। 2017 के बाद से ये लास्ट आपका 5 ईयर प्लान था। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा टारगेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना जो 12वीं थी ना, इसका टारगेट रखा गया था कि भाई 9% की ग्रोथ रखेंगे, बट अचीव हुई थी 8%। ठीक है, तो 1% का थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है, इसमें रैपिड इंक्लूसिव ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर भी 9% टारगेट रखा गया था, 8% आपका अचीव हुआ था। ठीक है, और फिर हम बात करें अगर जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, 10th वाली, तो ये कब से कब तक थी? 11वीं थी आपकी 2007 से लेके 12 तक। ठीक है, और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेके 2007 तक थी। और इसके अंदर टारगेट था कि 8.1 की ग्रोथ करनी है, अचीव हुई थी 7.6। 9th वाली जो आपकी ये थी, तो ये 1997 से लेके 2002 के बीच थी पंचवर्षीय योजना। और अटल बिहारी वाजपेयी इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने भी देखिए, उससे पहले की पंचवर्षीय योजना जो थी, इसके अंदर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, वहाँ पर भी गरीबी हटाओ की बात करी गई थी, या तो यहाँ पर भी थोड़ी सी गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यहाँ पर भी जो टारगेट रखा गया वो 7.1 रखा गया, अचीव हुआ 6.8। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फैक्ट है, कई बार पूछ लेते हैं कि किस में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, तो इसको कंपेरेटिव करते हुए आप उसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है, लड़ाई, वो कब शुरू होती है, ये पूछा गया है। मतलब किस डेट में रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है वो शुरू होती है? वो होती है 24 फरवरी 2022 को। ठीक है, और ये डेट है, डायरेक्टली क्वेश्चन है। अगर जो हम बात करें कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो क्यों रही है, एक्चुअली यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहते हैं नेटो। ठीक है, ये होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, जिसके अंदर लगभग आज की डेट में 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, शुरुआत हुई थी इसके 12 मेंबर कंट्रीज़ थे, जिसके अंदर यूरोप की कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सारी कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं। बट यहाँ पर क्या है ना, जो यूक्रेन है, यूक्रेन एक तरीके का बॉर्डर है, किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? रशिया के साथ में। और रशिया की नेटो के साथ नहीं बनती, तो भाई बॉर्डर शेयर करता, मान लीजिए ये वाला बॉर्डर है, ये आपका यूक्रेन है, ये है रशिया। भाई आप अगर जो ये उसके बॉर्डर पे अगर जो ये मेंबर नहीं था, अभी तक बात चल रही थी कि भाई यूक्रेन जो है नेटो का मेंबर बन जाएगा। अगर जो नेटो का मेंबर बन जाता है, तो जो नेटो की आर्मी है, नेटो इन द सेंस कि यहाँ पर देखिए, नेटो के अंदर मेन पावर जो है ना, वो लीडिंग पावर किसकी है? अमेरिका की है। तो अमेरिका अगर जो लीडिंग पावर वाला है इस ग्रुप के अंदर, मतलब मोस्ट पावरफुल है कहा जाए, तो डायरेक्टली क्या होता है ना कि अमेरिका की जो सेना है वो नेटो के थ्रू जो है यूक्रेन में आ जाती है। मतलब रशिया के बॉर्डर पर अमेरिका खड़ा हुआ है, वो कभी भी लड़ सकता है, कभी भी भिड़ सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अभी भी चल रही है लड़ाई, ख़त्म नहीं हुई है प्रॉपरली। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 फरवरी 2022। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन इलाही वॉज प्रीच्ड बाय। तो दीन इलाही जो है, ये किसके द्वारा प्रीच किया गया, लिखा गया है? ये लिखा गया अकबर के द्वारा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
दीन इलाही का मतलब होता है रिलीजन ऑफ गॉड, ठीक है, रिलीजन ऑफ गॉड, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। ये लिखा था इसने 1582 के अराउंड, 1582 के अंदर अराउंड। और अकबर ने इबादत खाना, ठीक है, हाउस ऑफ द वर्शिप, बेसिकली इबादत खाना, ठीक है, ये भी इसने लिखा था, दैट इज इन 1575 के अंदर। और हाउस ऑफ द वर्शिप कहा जाता है। ये तीसरा मुगल शासक था, थर्ड मुगल रूलर था, ठीक है। और इसने जो गद्दी पाई ये किसके बाद का ही, मतलब इसके जो फादर थे दैट इज हुमायूं, हुमायूं, ठीक है, हुमायूं। हुमायूं जो थे सेकंड रूलर थे, उनके बाद अकबर आए गद्दी पर। और हुमायूं से पहले कौन था? हुमायूं से पहले था बाबर, ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी है बेसिकली इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। शेरशाह सूरी आपका सासाराम बिहार के अंदर इनका टॉम्ब है, ठीक है। और कहा जाता है कि जो ग्रेट ट्रंक रोड है, जीटी रोड जिसे कहा जाता है, वो इन्होंने बनवाई थी, कहाँ से? पेशावर तक, ठीक है। पेशावर, कोलकाता तो पेशावर एक बड़ी रोड बनाई थी इन्होंने, ठीक है। तो बाबर, हुमायूं और अकबर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे। तो ये थे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो सेट नंबर 10 था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आए हुए क्वेश्चन हैं इस साल के अंतर्गत, ठीक है। तो आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।